हु इज़ डॉक्टर उस्मान मुर्शद। कैंसर हो गया है तो इसका इलाज है ही नहीं। देखिए स्टेज फर्स्ट से लेके स्टेज 4 और उसके बाद भी जो एडवांस हो रहे होते हैं उसका इलाज कर रहे हैं। तो कैंसर के अलावा भी किसी अमराज का इलाज करते हैं? हमारे पास एक ऐसा केस है, खातून थी जो वैसे ही जा रही थी ऑपरेट करवाने के लिए। ठीक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, दिस इज दानियाल अबूजर एंड आई वेलकम यू ऑल टू अ ब्रांड न्यू एपिसोड ऑफ आवर पॉडकास्ट। तो आज इस पॉडकास्ट की डिस्कशन बहुत ही हेल्थ सेंट्रिक और मेडिकल सेंट्रिक होने जा रही है। एक्चुअली वी वांट टू गिव पीपल द अवेयरनेस ऑन कैंसर एंड टू बी वेरी स्पेसिफिक ऑन होम्योपैथिक ट्रीटमेंट। ये कितना मौसर हो सकता है या मौसर है, तो इस हवाले से मेरे साथ आज मौजूद हैं डॉक्टर उस्मान मुर्शद। डॉक्टर साहब कैसे मिजाज? जी अल्हम्दुलिल्लाह जी, आप खैरियत से हैं? करम अल्लाह का। डॉक्टर साहब पहला पॉडकास्ट है, कैसा लग रहा है? जी थोड़ा नर्वस। कोई बात नहीं, कोई बड़ा बेहतरीन एक्सपीरियंस होगा इंशाल्लाह, और इंशाल्लाह। लोगों को अवेयरनेस भी मिलेगी कैंसर के जी ट्रीटमेंट के बारे में और होम्योपैथिक ट्रीटमेंट के बारे में। तो डॉक्टर साहब बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि पाकिस्तान में बच्चे के पास इंटरनेट भी है, मोबाइल भी है, और लोग नॉलेज चाहते हैं और नॉलेज के बारे में भूखे हैं, लेकिन वो चाहते हैं कि उनको फैक्चुअल जगह से नॉलेज है। तो बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट लेते हैं। हु इज़ डॉक्टर उस्मान मुर्शद एंड हाउ डिड ही एंडेड अप बीइंग अ डॉक्टर? डॉक्टर उस्मान मुर्शिद एक सिंपल एक स्टूडेंट है, सीख रहे हैं और काम कर रहे हैं। वैसे एज अ प्रैक्टिस होम्योपैथिक डॉक्टर भी हूँ। सही। आई एम अ साइकोलॉजिस्ट आल्सो, और कैंसर के ऊपर भी काफ़ी अर्से से मैं काम कर रहा हूँ। तकरीबन 17-18 साल हो गए हैं जिस पे मैं काम कर रहा हूँ, और पेशेंट्स रिकवर किए हैं काफ़ी ज़्यादा, जिसमें बच्चे भी हैं, बुज़ुर्ग भी हैं, ख़वातीन भी हैं, बच्चियाँ हैं, काफ़ी ज़्यादा। इसमें लंबी एक वो पूरी वो है, सही। थ्योरी है, पूरी रिसर्च है। तो टू बी वेरी स्पेसिफिक, कितना एक्सपीरियंस है आपका इस फील्ड में और कब से स्टार्ट किया? स्टार्ट मैंने 2008 से की है। सही। जैसे ग्रेजुएशन कर ली थी मैंने, अपना जो हमारी इनिशियल हमारी होती है एजुकेशन DHMS वो की, उसके बाद से प्रैक्टिस स्टार्ट कर दी थी मैंने। सही। स्टार्ट मैंने घर से कर दिया था। ठीक। मैंने कहा क्या करेंगे, वैसे तो ज़ाहिर है जिस चीज़ का शौक हो वो। एग्जैक्टली वैसे तो हमारे जो है ना वो फादर भी डॉक्टर हैं, तो वो क्लिनिक उनका भी है, मगर मैंने एक सेपरेट अपनी एक ठीक। जो है, कुछ हमारे दोस्त थे जिनके स्कूल्स वगैरह थे, वहाँ जाके फ्री कैंपिंग और वहाँ जाके मुफ्त मेडिसिन देना, और कुछ लोगों से। तो आपकी स्कूलिंग वगैरह कहाँ से? स्कूलिंग मेरी हमारी जी, तो बेसिकली हमारा स्कूल घर में स्कूल था, क्योंकि जिस जगह हम रहते हैं वो एक बहुत पुराना बड़ा रिनाउंड स्कूल था हमारे एरिया का, 3Ds मॉडल स्कूल जो हमारी नानी रन कर रही थी। तो उस ज़माने में ये बिकन हाउस और बाकी जो बड़े बड़े स्कूल्स नहीं थे, तो उस ज़माने में हमारे पास वो एक ही फैसिलिटी थी वहाँ पर। तो मैंने वहीं से ही अपनी सारी तालीम मुकम्मल की है। देन कॉलेज, देन यूनिवर्सिटी, और देन फिर आगे फर्दर तालीम चलती गई। ठीक ठीक। तो कैंसर के अलावा भी किसी अमराज का इलाज करते हैं? जी बिल्कुल करते हैं, जिस तरह गुर्दे की पथरी होगी है, पित्ते की पथरी होगी है, तो ये भी बड़ी इजीली निकल आती हैं, और इसमें बड़ी कॉम्प्लिकेशन भी होती है, ऑपरेशन की तरफ नहीं जाना पड़ता। हमारे पास एक ऐसा केस है, खातून थी जो वैसे ही जा रही थी ऑपरेट करवाने के लिए। ठीक। तो उन्होंने कहा जाते जाते ट्राई कर लेते हैं, तो मेरे पास वो आई 4-5-6 साल पहले की बात है। तो उनके वालिद साहब एक सिटी स्कूल में सिक्योरिटी इंचार्ज भी हैं, इधर पिंडी मेरे मानाबाद में, हबीब साहब उनका नाम है। तो वो वैसे ही जाते, उन्होंने कहा चलें इनको ट्राई करते हुए चले जाते हैं। जब उन्होंने मेडिसिन ली तो आफ्टर 2 वीक्स उन्होंने देखा पेन भी कम है और सारी चीज़ें ओके हैं, तो हम जाके ऑपरेट ही करवा लेते हैं। और जा रहे थे सीमेज में एंटाइटल थे, वो जा रहे थे, जब उन्होंने कहा, डॉक्टर ने कहा चलें इससे पहले एक अल्ट्रासाउंड करवा लेते हैं ऑपरेट से पहले। तो जब उन्होंने अल्ट्रासाउंड किया तो उसमें बिल्कुल गाल ब्लैडर उनका क्लियर था। उन्होंने कहा इसमें कोई स्टोन नहीं है। फिर भी हमने उनकी जो ट्रीटमेंट है उनको फिर भी हमने जारी रखा, 3 मंथ्स उनको मजीद हमने मेडिसिन दी, ताकि कोई ट्रेसेस ना रह जाएं, जिसकी वजह से डिपॉजिट वहाँ पर हो रहा था। तो इस तरह की किडनी में भी ऐसे ही होता है, बड़ी जल्दी ही स्टोन विद मेडिसिन बाहर आ जाता है यूरिन के रास्ते। डॉक्टर साहब कैंसर के बारे में बात करते हैं, टू बी वेरी स्पेसिफिक इसके 4 स्टेजेस होते हैं, तो ज़रा इसको बेसिक से लेकर चलते हैं ताकि लोगों को थोड़ी अवेयरनेस आ जाए। तो एक हम बड़ी मिसकंसेप्शन सुनते हैं कि लोग समझते हैं अगर कैंसर हो गया है तो इसका इलाज है ही नहीं, और मैंने भी यही सुन रखा था। तो अभी आपसे पूछते हैं कि इसका वाकयातन इलाज है कोई? जी देखें, अगर आप पूरी दुनिया में देखें, कैंसर का कहीं कोई इलाज नहीं हो रहा। बेसिकली क्या कीमो लग रही हैं, फिर देन ईमो भी अब आ गई है, देन रेडिएशन है। उसे खातिर ख्वाह ऐसा नहीं होता, स्टेजेस उसे एडवांस ही हो रही होती हैं। कुछ रिमूव कर देते हैं स्टेज फर्स्ट पे, देन फिर भी मेटास्टेटिक हो जाता है केस। कैंसर बढ़ता रहता है और मरीज़ की सिम्टम्स भी बढ़ती रहती है, एग्रीवेट होती रहती हैं। और जो हमारा जो दूसरा सिस्टम है उसमें कुछ उनको मैनेज कर देते हैं, मगर ये है कि वो कैंसर का केस सर्वाइव नहीं करता। तो डॉक्टर साहब जो हमारी एज के लोग हैं या चलें किसी भी एज से ताल्लुक़ रखने वाले लोग, उनको कैसे पता लगेगा कि कैंसर हो रहा है? उसकी क्या सिम्टम्स होती हैं? कि अगर सपोज मुझे कोई दाना निकलता है या कोई पिंपल होता है, या मैंने एक सुना है कि अक्सर आपकी बॉडी में कोई गठ जोड़ से बन जाते हैं, तो वो बड़े होते हैं तो वो कैंसर में चेंज हो जाते हैं, तो ये कैसे पता लगेगा? ऐसे ये बड़ा इसका इतना आसान नहीं होता, क्योंकि इसमें बड़ी एक डीप इसकी जो है ना वो देखनी पड़ती है। कुछ लेबॉर्ट्री टेस्टिंग वगैरह, काफ़ी कुछ इंजाइम टेस्टिंग है, सीरम टेस्टिंग है, उसके बाद ही आगे पता चलता है कि कैंसर की तरफ जा रहा है। पर असल में हमारी जो हैबिट्स हैं आजकल, जिस तरह जंक फूड है हमारे पास जो वेजिटेबल्स आ रही हैं, ऑयल्स आ रहे हैं, ये उसी का ही रीज़न है।
अब जिस तरह हमारे इनटेक्स चिकन की ज़्यादा हो गई हैं, जिस तरह बर्गर्स वगैरह हैं, पिज़्ज़ा है, इस तरह और भी बड़े फैट बर्गर्स हैं, हैम बर्गर्स हैं, तो ये कॉज है कैंसर की। तो अब ये जैसे अब हम खाने के बारे में बात करें, अब सपोज मैं अगर कुछ खाता हूँ, ऐसे ही फास्ट फूड की हमने बात की, तो मेरे जहन में एक बड़ी मिसकंसेप्शन बन जाती है कि नहीं यार, अब तो हर चीज़ से भी कैंसर हो सकता है। एक्जैक्टली जो हमारी जो देखें जो उसमें इंग्रेडिएंट्स हैं, अब जो प्रिजर्वेटिव डाले होते हैं उन्होंने, तो वो भी एक कैंसर कॉज है वो, क्योंकि वो उन्होंने अपनी चीज़ को प्रिजर्व करना है, उन्होंने कुछ अर्से उसको स्टॉक में रखना है, लाइफ स्टॉक करना है, जो भी करना है उन्होंने। तो वो वही जिस तरह अब हमारी मुर्गी की फीड है, तो वो एक चूज़े को जो है ना 20 दिन में 30 दिन में बिल्कुल। वो पूरी मुर्गी बना के मार्केट में सेल कर देते हैं, और वो अपने पैरों पे खड़ा भी नहीं हो सेल हो सकता। भी रही है, लोग खा हो भी रही रहे है, हैं। और हो रही है, खा रहे हैं, उसकी रेट भी काफ़ी ज़्यादा है, लोग खा रहे हैं, लोग इंजॉय करते हैं। जिस तरह अब हम भी सारे कोई उससे इस सोसाइटी का हम पार्ट है, हम उससे चीज़ से बच नहीं सकते, एग्जैक्टली। पर ये कि हम उसको बर्न कर दें, अनटिल अनलेस हम उसको बंद कर दें। बंद करने का ये तरीका है कि हम उसको वॉक करें, कि अपनी ऐसी रूटीन बनाएं, हैबिट्स हमें चेंज करनी पड़ेंगी, जंक फूड को कट करना पड़ेगा, थोड़ा ऑर्गेनिक साइड पे जाना पड़ेगा। तो डॉक्टर साहब, टू बी वेरी पर्टिकुलर, आप किस किस्म के कैंसर का इलाज करते हैं? देखें, स्टेज फर्स्ट से लेके स्टेज फोर्थ और उसके बाद भी जो एडवांस हो रहे होते हैं उसका इलाज कर रहे हैं। तो अक्सर हमारे ना, अब देखें, हम जो मेडिसिन हैं वो बहुत महंगी हैं, तो लोग होम्योपैथी की तरफ भी जाते हैं, लेकिन लोगों को ये कंफर्म नहीं होता कि इससे हम ठीक हो भी पाएंगे, ये तरीका इलाज मौसर है या नहीं है। तो इस बारे में आप क्या कहेंगे, होम्योपैथिक ट्रीटमेंट के बारे में? जी, होम्योपैथिक ट्रीटमेंट बेसिकली 100% ही मौसर है, मगर उसको अडॉप्ट करना पड़ता है। जिस तरह अब जो केसेस हमारे पास आते हैं स्टेज फर्स्ट पे होते हैं, तो हम कोशिश ये होती है कि वहीं से उनको रिवर्स कर दें, और हम उसमें कामयाब हो जाते हैं। स्टेज 3 को भी रिवर्स करते हैं, स्टेज सेकंड को भी कर देते हैं। स्टेज सही। 4 के ऊपर काम काफ़ी डिफिकल्ट होता है, उसमें सिम्टम्स मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं। एग्जैक्टली, मेटास्टेटिक मैंने कहीं सुना था कि अगर आपकी बॉडी में सेल्स हैं तो वो थर्ड या फोर्थ स्टेज पे बहुत ज़्यादा तेज़ी से मल्टीप्लाई होते हैं वो। मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं, बेसिकली वो स्प्रेडिंग उनकी हो चुकी होती है, फिर वो मल्टीप्लाई अग्रेसिवली हो रहे होते हैं, तो उससे भी हम उनको रिवर्स कर लेते हैं। सही। बहुत से हमारे पास ऐसे केसेस हैं, बुज़ुर्ग हैं, बड़े बड़े सियासतदान हैं, उनकी वो हैं, उनकी सिस्टर हैं वो, तो उनका इलाज चल रहा है, उनको डॉक्टर ने एक्सपायर कर दिया, उन्होंने कहा ये शायद ये 2-3 दिन में फौत हो जाएंगी। अभी उनकी ट्रीटमेंट को भी आई थिंक 6 to 8 मंथ हो गए, नॉर्मल पे आ गई हैं। तो इस तरह काफ़ी चीज़ें हैं, सिस्टम को अडॉप्ट करना पड़ता है। अब बहुत से हमारे पास ऐसे केसेस जो ठीक हो जाते हैं, एंड पे जाके कोई ऐसी दवाई खा लेते जिसकी वजह से कुछ ना कुछ उनको इशू बन जाता है। लोगों में बेसिकली पेशेंस नहीं है मेरा ख्याल होम्योपैथिक मेडिसिन की तरफ जाने का। असल में जो हमारी जो जितनी भी असल में हम जब एक घर में कोई कैंसर का पेशेंट आ जाता है, लोग समझते हैं कि जी बिल्कुल लाइलाज हो गया और ये बचेगा नहीं। एग्जैक्टली, वो एक मायूसी की लहर। मायूसी की लहर होती है, और फिर जो उनके रिश्तेदार वगैरह भी आते हैं उन्होंने कहा जी बस आपके कोई चांस तो है नहीं, बस इस तरह की एक मायूसी की कैफियत है, जिसकी वजह से जो है ना पेशेंट का सर्वाइवल बड़ा ही वो एक इशू बन जाता है। और बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको नहीं पता हो तो रिकवर कर जाते हैं, और जिनको पता होता है, जिनको पता है कि हमारा वैसे तो इसका आम फहम में इसका कोई इलाज नहीं है, कहीं पर भी कोई इलाज नहीं है, एक यही एक चांस है कि होम्योपैथिक से हम इनको रिकवर कर लेते हैं, और 100% रिकवर कर लेते हैं। तो जो आम मेडिसिन है जो हम फार्मेसी से लेते हैं, इसमें और होम्योपैथिक मेडिसिन में बेसिक फ़र्क क्या है? होम्योपैथिक मेडिसिन थोड़ा उसका मौसर होना लेट शुरू होती है, और दूसरी मेडिसिन थोड़ा जल्दी असर कर जाती है, लेकिन एज सच उसके साइड इफ़ेक्ट भी होते हैं। तो इसमें बेसिक फ़र्क क्या है? देखें, असल में दोनों अलग-अलग ट्रीटमेंट्स हैं। एक तो हमारी जो एलोपैथिक है वो एंटीबायोटिक्स और मतलब कि इलाज बिल ज़िद है, और जो हमारा है इलाज बिल मिसल है, जैसे कि सिम्टम्स हैं उसी के अकॉर्डिंगली हमने ट्रीटमेंट देनी है। सही। तो मतलब कि जैसे ही सिम्टम्स अकॉर्डिंग टू ट्रीटमेंट है हमारी, हमने उसकी एंटी नहीं देनी है। तो आप क्या समझते हैं कि पेशेंट किस स्टेज पर आपके पास आए तो वो ज़्यादा जल्दी रिकवर कर सकता है? जी, जो पेशेंट हमारे पास आए हैं अर्ली स्टेज के ऊपर रिकवर कर गए हैं, रिपोर्ट्स हमारी लगी हुई हैं, फेसबुक पे हमारा पेज है, उस पर लगी हुई हैं, कैंसर स्पेशलिटी होम्योपैथिक क्लिनिक एंड रिसर्च सेंटर पाकिस्तान, उस पर लगी हुई हैं, जो केस रिकवर किए हुए हैं, जिनको मतलब कि सेकंड स्टेज टच कर रही थी वहाँ से रिवर्स हो गए हैं, और साइजेस भी रिड्यूस हो गए हैं लिम्स के। अच्छा, अब जो लोग हैं मेरी एज के या किसी भी एज के, वो कैंसर से बचने के लिए उनको अपना लाइफस्टाइल किस तरह चेंज करना पड़ेगा? कोशिश ये करें कि जिस तरह वॉक की रूटीन बनाएं, जिस तरह जिम है, मतलब कि एनर्जी को आप बर्न करें कहीं पर। लाइक आप एक्सरसाइज करते हैं या आपका स्पोर्ट्स के साथ ताल्लुक है तो लेस चांसेस है? हाँ, वो लेस चांसेस है, मगर ये कि जिस तरह आजकल हमारे स्पोर्ट्स में भी आ गए हैं कुछ वो सप्लीमेंट्स आ गए हैं, तो सप्लीमेंट्स लेने पड़ते हैं, वो ना लें,
ना मल्टीविटामिन लें, आप नेचुरल ही डाइट रखें अपनी जूसेस वगैरह पे, जिस तरह आपके पास सही। ड्राई फ्रूट्स हैं ये आप ऐड कर लें। और कैंसर का मैंने सुना है कि हम ऑफ द एयर भी बात कर रहे थे कि इसकी सबसे बड़ी कॉज स्ट्रेस भी हो सकती है। एग्जैक्टली स्ट्रेस है, इसमें स्ट्रेस है। जैसा कि आजकल के ज़माने में जैसे बड़ा प्रॉब्लम्स हैं, स्पेशली मर्दों पे, उनको पैसा कमाने की बड़ी टेंशन है, औरतों की भी बहुत टेंशन होती हैं, शादी की, ये वो, तो ये इसका बड़ा कॉज है। जी बिल्कुल है, हमारे पास छोटी छोटी बच्चियाँ भी हैं ऐसी जो आई हैं जिनको स्ट्रेस होता है और अचानक से शादियों के कोई इस तरह इश्यूज़ बन जाते हैं। जिस तरह जी लड़की ने शादी कर ली, मंगनी होगी, घर वालों ने लड़के को रिजेक्ट कर दिया, अब वो उसको बेनाइन ट्यूमर था, वो अचानक से ही कैंसर में एग्रीवेट हो गया। तो ये स्ट्रेस एक बहुत बड़ी कॉज एग्जैक्टली है, स्ट्रेस है का जी बिल्कुल खाने पीने के अलावा भी। जी बिल्कुल, खाने पीने के अलावा भी है। तो आप अपने व्यूअर्स को क्या ऐसी टिप्स देंगे, ऐसी क्या प्रिकॉशंस हैं जो सुनकर उनके लिए फ़ायदेमंद हों कैंसर से बचने के लिए? देखिए बहुत सी हमारी जो मतलब लाइफ स्टाइल ही हमें चेंज करना, अपनी हैबिट्स खाने पीने की चेंज करनी है, वॉक हमने करनी है, ठीक है, जैसे अपने आप को साफ़ सुथरा रखें। और कहीं पर भी अगर बॉडी में आपकी कोई चेंजेस आ रही हैं, कोई ग्रोथ वगैरह आ रही हैं, कोई ऐसी चीज़ें उसको ईजी ना लें, और उसकी डिटेल में जाने से पहले कुछ आप अल्टरनेट देख लें कि वो होम्योपैथ आपको मिल जाए, तो वो आपकी हेल्प कर सकेगा इस हवाले से। डॉक्टर साहब, साइकोलॉजिकली अगर बात की जाए तो जब कोई पेशेंट आपके पास आता है, ज़रूरी नहीं कि वो कैंसर का हो, वो किसी भी ट्रीटमेंट के लिए आया हो, तो आप किस तरह उसकी साइकी नोट करते हैं कि ये किस मेंटल स्टेट में है, ये अभी क्या सोच रहा है, इसकी खुद से और आपसे क्या एक्सपेक्टेशन है, तो ये आप कैसे जज करते हैं? जी वो जज इस तरह करते हैं कि हम उसको डिटेल्ड एक इससे ले लेते हैं कि जी आप कितने अर्से से इसमें सफ़र कर रहे हैं, कितना अर्सा हो गया, ट्रीटमेंट्स क्या लिए आपने, किस किस जगह गए हैं, घर में क्या रूटीन है आपकी, और ओवरऑल आपकी फैमिली बैकग्राउंड क्या रहा है, जेनेटिकली आपके साथ क्या मामलात हैं। एक लंबी एक हिस्ट्री सारी ली जाती है हर पेशेंट के साथ सही। कि उसका फैमिली बैकग्राउंड क्या चल रहा है, फैमिली में क्या हिस्ट्री रही है, वो डिज़ीज़ क्या रहे हैं, कोई प्रिकॉशन मेजर्स क्या लिए हैं आपने किसी भी डिज़ीज़ के हवाले से। सही। अगर जिस तरह बहुत से केसेस ऐसे होते हैं जिनके घर में टीबी वगैरह आम होती है, जिस तरह लीवर के केसेस ज़्यादा होते हैं, हेपेटाइटिस बी एंड सी और जन जो उसके प्लस आजकल हेपेटाइटिस चल रहे हैं, तो वो ज़्यादा केसेस ऐसे भी होते हैं जिनकी हिस्ट्री काफ़ी पॉजिटिव एक्टिव होती है। डॉक्टर साहब, आपने अभी जीन्स की बात की, तो मैं आपसे ये पूछना चाहता था कि ये जो अमराज होते हैं, किसी भी किस्म का कोई भी मर्ज, वो जेनेटिकली कितना रिलेटेड होता है किसी भी पेशेंट से? जी देखें, जेनेटिक्स का तो बिल्कुल काम है, जेनेटिक्स के ऊपर ही काम करके उसको पेशेंट को रिकवर जो बेसिकली मेडिसिन दी जाती है वो उसी के ही अकॉर्डिंग टू सिम्टम होती हैं। सिम्टम जो भी जनरेट हो रहे होते हैं वो सारी चीज़ें इन्हीं से ही चीज़ों से निकल के ही वो हमारे सामने एक सिम्टम्स एंड साइंस आ रहे होते हैं। सही। डॉक्टर साहब, आजकल का जो दौर है, बड़ा प्रेशर है यंगर जनरेशन पे कुछ बनने के लिए, जो लोग वाक़यातन कुछ बनना चाहते हैं। तो उन लोगों को आप नॉर्मल रहने के लिए और जितना उनके पास है उसमें सैटिस्फाई रहने के लिए, उनको क्या आप पैगाम देंगे? जी देखें, जो भी है, जो भी लर्निंग है, जो जो भी इन्होंने अपनी एजुकेशन है, वो सारी चीज़ें उनको कंप्लीट करनी पड़ती हैं। और साथ साथ जो भी इनके साथ इनके अगर कोई इश्यूज चल रहे हैं उनको भी रिजॉल्व होना चाहिए। जिस तरह जो हमारा एज अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट मैं हूँ, तो वो जिस तरह भी हर स्कूल में इस तरह की बहुत से इस तरह के होते हैं जिन्होंने हायर किए होते हैं, साइकोलॉजिस्ट हायर किए होते हैं, ताकि वो बच्चों की बिहेवियर चेंजेस और सारी चीज़ों को देख रहे होते हैं सही। कि बच्चों की कहीं पर कोई चीज़ टेम्परामेंट, कोई इस तरह की चीज़ें, कोई उनको कॉग्निशंस उनकी क्या चाह रही हैं, कोई उनकी क्या थेरेपीज उनको चाहिए हैं, या इस तरह की जो भी चीज़ें, ताकि उनकी जो है ना मेंटल स्टेट एक तो रहे, लर्निंग प्रोसीजर और उनकी जो ब्रेन की एक्टिविटी है उसको कंट्रोल करने के हवाले से वो एक पूरी एक थेरेपी फॉलो कर रहे होते हैं। अच्छा, और अनफॉर्चुनेटली हमारे स्कूलिंग सिस्टम में, हमारी यूनिवर्सिटीज़ में एज सच कोई प्रोसीजर फॉलो नहीं किए जाते कि बच्चों की मेंटल वेल बीइंग के लिए भी कुछ किया जाए, कोई ऐसी एक्टिविटीज़ हों जिससे बच्चे डिप्रेस्ड ना हों, वो हेल्दी रहें। तो आपके पास जब कोई ऐसा पेशेंट आता है जो कि यंग है, जिसकी उम्र 19 20 21 22 साल है, तो आप उसको कैसे डील करते हैं? जी देखें, वो हम जब भी हमारे पास कोई पेशेंट आता है हम उसको एज अ पेशेंट ही डील करते हैं, देखते हैं कि उसकी इश्यूज किस किस एरिया में आ रहे हैं, सही। लर्निंग में आ रहे हैं, उनकी जो है ना फैमिली रिलेटेड हैं, या उनके ठीक। कोई जिस तरह उनका जो दोस्त वगैरह हैं, कोई उनका सोशल सेटअप उनका उसमें किस जगह पर आ रहे हैं, फिर उस चीज़ को टारगेट करके उसके अकॉर्डिंगली थेरेपी दी जाती है। सही। और उसके देख भी रहे होते हैं साथ साथ उसकी थेरेपी देने के साथ उसके ऊपर असरात क्या आ रहे हैं। तो ये एक दिन में कोई इस सारी चीज़ों को नहीं कवर कर रहे होते, उसके सेशंस होते हैं, सेशंस में आते हैं, देन उनकी चीज़ों को हम इस तरह ही राइट डाउन कर रहे होते हैं। फिर उसको देखना होता है कि हमने किस थेरेपी भी लेके जाएंगे और वहाँ से क्या रिजल्ट्स हमें मिल सकते तो हैं। इस पे कोई मेडिसिन का भी यूज़ होता है या जस्ट नॉर्मल उनको चेंज ऑफ हैबिट्स आती हैं इसमें सिर्फ? जी थोड़ा सा उनको मैनेज करना पड़ता है कि आपने अभी थोड़ी सी अपनी हैबिट्स को चेंज कर लें,
आप इस तरह करेंगे तो आप बेहतर हो जाएंगे। फिर उनकी थोड़ी सी हैबिट चेंज करवाई जाती है, फिर उनके घर वालों को उनकी काउंसलिंग की जाती है, जिस तरह फादर मदर हैं, जिस तरह बहन भाई हैं, सारों को बिठाया जाता है ताकि वो उसको हेल्प करें उस स्ट्रेस में से, या उस बिहेवियर में से, या उस जो भी है उसका एक बना हुआ है इशू बना हुआ है, उससे निकालने के लिए सारों को मोटिवेट किया जाता है ताकि इसको आप मोटिवेट करें ताकि ये इस इशू से निकल आए, और ताकि वो भी नॉर्मली बिहेव करे और वो सही। भी जिस तरह परफॉर्म कर सके माशरे के लिए। तो आपका क्या ख्याल है कि आजकल के माशरे में, आजकल की सोसाइटी में सबसे बड़ी कॉज क्या है यंगर जनरेशन की डिप्रेस्ड होने में या उनकी स्टेट में जाने में? क्या सबसे बड़ी कॉज क्या आप समझते हैं? असल में सबसे बड़ी कॉज जो है वो मल्टीपल किस्म की है। एक तो हमारा जो एजुकेशनल सिस्टम है वो है, फिर हमारा जो अब माशरा इस टाइम बन चुका है, वो सही। एक सारी चीज़ें इकट्ठी ही चल रही होती हैं। तो डॉक्टर साहब हमें ज़रा उस प्रोसेस से गुजारिएगा कि वो क्या मोड ऑफ ट्रीटमेंट है या वो क्या तरीकाकार है जिससे आप एक पेशेंट आपके पास आता है, ठीक है, वो कहता है कि मुझे कैंसर लग रहा है कि मुझे है, या वो कोई आपके पास वैसे ही शिकायत लेकर आता है कि मुझे यहाँ पेन है या ये चीज़ है, तो आप कैसे डायग्नोज करते हैं कि वो कैंसर है और वो क्या तरीकाकार है जिससे आप गुजारते हैं उसको? देखें, जो पेशेंट जो भी हमारे पास आता है वो रिपोर्ट्स लेकर आता है, और उस रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंगली हम देख लेते हैं ये कैंसर की किस स्टेज पे है स्टेज पे। और किस साइड पे ये जा रहा है। उसकी कोई वैल्यूज़ होती हैं, जिस तरह CA 125 है, CA 99 है, CA 15 है, इस तरह बाकी भी वो हमने टेस्ट देखने होते हैं। ये स्टेजेस के नाम हैं या नहीं, ये टेस्ट के नाम हैं। टेस्ट के नाम टेस्ट हैं? में मुख्तलिफ जो साइड्स पे जो कैंसर होता है ठीक। उनकी अकॉर्डिंगली देखना होता है कि ये इसका कैंसर किस स्टेज पे है, ठीक है। किस साइड पे है, और उसके जो एंजाइम्स हैं वो रिलीज़ क्या हो रहे हैं ब्लड में। ठीक है। और जिस तरह हड्डियों की तरफ अगर जो जा रहा होता है, बोन्स की तरफ, बोन मैरो में जा ठीक है। जिनको होता है ब्लड कैंसर, वो देख उनकी टेस्टिंग ज़रा फ़र्क होती है, उसके अकॉर्डिंगली हम देख लेते हैं कि जी ये साइड क्या जा रही है और उस टाइम इसकी वैल्यूज़ कितनी ज़्यादा हैं। अब बहुत से ऐसे छोटे छोटे बच्चे हमारे पास आए हैं जिनकी जो अल्फ़ा फेटोप्रोटीन है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ किया, क्लैन फॉस्फेट हज़ारों में था। सही। मतलब कि बच्चे नॉर्मली बिहेव कर रहे थे, मगर उनका जो ब्लड कैंसर था, एनीमिक कंडीशन थी, वो बर्स थी। स्टार्टिंग भी ऐसे ही हुआ है कि ज़्यादा जो बच्चे थे जिनको थैलासीमिया था, ब्लड कैंसर था, उनको ब्लड देने में जाता रहा हूँ सही। जब मैं पेशावर में पढ़ रहा था। तो वो फिर मैंने डिस्कस किया अपने प्रोफेसर से, मैंने कहा जी ये क्या मसला है? कहते जी आपको पता कैंसर आजकल काफ़ी ज़्यादा स्प्रेड कर गया। ये 2006 की बात थी जब मैं यूनिवर्सिटी पेशावर में पढ़ रहा था, अपना ग्रेजुएट कर रहा था, BHMS जो हमारा ग्रेजुएट प्रोग्राम है। सही। तो वहीं जाके पता चला कि कैंसर काफ़ी हद तक स्प्रेड कर चुका है हमारे इस माशरे में। तो लेट्स सपोज आपके पास एक पेशेंट आता है, आप उसकी टेस्टिंग करते हैं, उसके बाद आप उनको किस किस स्टेजेस से गुजारते हैं? और स्टेजेस हमारी एक ही होती है, हमने मेडिसिन उनकी स्टेज के अकॉर्डिंगली देनी होती है, रिजल्ट लेना होता है। ठीक है। बेसिकली अब एक दिन की मेडिसिन या एक महीने की मेडिसिन से रिजल्ट नहीं आता। अब यही होता है कि मेडिसिन दे रहे होते हैं, रिपोर्ट्स वगैरह करवा रहे होते हैं, और फिर उसके साथ साथ हम मेडिसिन एडवांस करते रहते हैं। हम ये कहते हैं कि ताकि वो एग्रीवेट ना हो और हमें चांस भी हो कि हम उस केस को रिकवर कर लें 100%। तो जब आप ये बता रहे थे मेरे जहन में एक और चीज़ आई कि जब हम होम्योपैथिक ट्रीटमेंट ले रहे होते हैं या कोई भी पेशेंट जो कि कैंसर का ट्रीटमेंट करवा रहा होता है, उसको पता भी है कि मैं कैंसर के फर्स्ट स्टेज पे हूँ या सेकंड पे हूँ, तो उसकी मेंटल कंडीशन क्या होती है और उसको नॉर्मल करने के लिए आप उसको कैसा? जी, वो यही होता है कि पेशेंट की कंडीशन इतनी अच्छी नहीं होती। पेशेंट को यही होता है कि मैं अब मेरी कोई लाइफ एक्सपेक्टेंसी इतनी ज़्यादा नहीं है, मैं सर्वाइवल रेट इतना नहीं है मेरा। और बहुत से ऐसे लड़के भी थे जिनको हुआ कैंसर हुआ, जिनको बाहर मुल्कों से डिपोर्ट कर दिया, उनके जो रेक्टम वाली साइड है बंद कर दी, जिनको रेक्टम CA था, और उनको स्टूल बैग लगा दिया जाता है। छोटे छोटे बच्चों को भी लगा दिया जाता है आजकल, सही। जो मतलब कि न्यू बॉर्न होते हैं या 5 to 6 मंथ्स में होते हैं, उनको बैग लगा दिया जाता है स्टूल के हवाले से। तो ये है कि हमने उन सारे केसेस को देखा हुआ है, उसकी अकॉर्डिंगली हमने देनी होती है ट्रीटमेंट, ताकि हमने केस को एक तो रेस्क्यू करना है और देन रिकवर करना है। फर्स्ट 3 मंथ्स में 5 मंथ्स में हम रेस्क्यू कर लेते हैं, सही। ताकि जो है ना वो कैंसर एग्रीवेट ना हो, फैले ना, मज़ीद स्प्रेड ना हो। स्प्रेडिंग अगर है तो वहाँ से रिवर्स करना भी ज़रूरी होता है। तो अब मैं एक चीज़ सोच रहा हूँ कि 3 to 5 मंथ्स आपने कहा हम रिकवर करते हैं। अब कोई पेशेंट आपके पास ट्रीटमेंट के लिए आता है तो वो कितना आप उसको अपने साथ जोड़ कर कैसे रखते हैं? क्योंकि लोग बड़े इम्पेशेंट भी हैं और जैसे मैंने कहा कि वो उस स्टेज पर बहुत डिप्रेस भी होते हैं, उनके मेंटल स्टेट पता नहीं बहुत ही ख़राब होती होगी कि पता नहीं हम बच सकेंगे या नहीं बच सकेंगे, तो उस दौरान आप उनको अपने साथ कैसे जोड़ कर रखते हैं? जी, जोड़ के यही रखते हैं कि हम हफ्ते में एक दफ़ा लाजमी फॉलोअप कर लेते हैं। सही। उन्हें कहते हैं जब हमें कॉल कर लें, जब आप विज़िट कर लें। जिस तरह बहुत से पेशेंट्स हमारे ज़रा शहर से बाहर के हैं, तो उनके साथ जुड़ा रहता है थ्रू व्हाट्सअप। सही। फॉलोअप उनको मैं खुद कर लेता हूँ, हाँ जी क्या कंडीशन जा रही है आपकी, जो भी डिस्कशन है वो हम कर लेते हैं। और जो रेलेवेंट चीज़ें चाहिए होती हैं, जिस तरह अगर उनकी कोई रूटीन चेंज करनी है, खाने पीने की कोई हैबिट्स हैं, जिस तरह इनटेक्स हैं, वो उनको मैनेज करने के वाले से उनको गाइड कर दिया जाता है। अगर सही। जिस तरह कोई एग्रीवेशन आ रही है,
थोड़ा डिजीज़ के हवाले से, जिस तरह कैंसर थोड़ा सा उनको तंग कर रहा है, कहीं पर कुछ साइड्स हैं, बर्निंग वगैरह है, स्टूल सही नहीं आ रहा, भूख सही नहीं लग रही है, चक्कर आ रहे हैं, काफ़ी चीज़ें हैं, वो डिस्कस कर लेते हैं, फिर उसके अकॉर्डिंगली उनको ट्रीटमेंट फिर हम मज़ीद भी बता देते हैं। मतलब एक प्रॉपर फॉलो अप प्रोसीजर है। एग्जैक्टली पूरा फॉलो प्रोसीजर, उसी हम चीज़ को फॉलो करते रहते हैं हर वीक में। तो डॉक्टर साहब, आपने स्पेशली बहुत से केसेस, बहुत से पेशेंट्स को रिकवर किया होगा, बहुत से केसेस आप अपनी 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 लाइफ टाइम में देखे होंगे। कोई ऐसा केस जिसमें आपकी उम्मीद बिल्कुल ज़ीरो थी कि ये पेशेंट नहीं बच सकता और उसको अल्लाह पाक ने ज़िंदगी दी हो आपके थ्रू? जी बिल्कुल ऐसा ही है, काफ़ी ऐसे केसेस हैं जो मतलब कि नहीं बच सकते थे। एक हमारे पास बच्चा आ रहा था, वो गरीब बच्चा था। सही। उसको ये भी नहीं पता था उसको कैंसर है कि नहीं है। कुछ उसकी ग्रोथ सी रेक्टम वाली साइड पे, अंतों वाली साइड पे, जो अल्ट्रासाउंड उसने करवाया था, उसको शदीद किस्म की बर्निंग थी और वो इतना अफोर्ड नहीं कर सकता था कि वो कोई हैविली किस्म के जो टेस्टिंग में जा सके। और तो उसको हमने फिर मेडिसिन दी, और उसको मेडिसिन, जिस हम उसको मेडिसिन दे रहे थे उसको इतना फ़र्क नहीं आ रहा। जिस समय हमने सही। उनको कैंसर के हवाले से मेडिसिन दी तो फ़ौरन ही रिकवर कर गया वो। और उसने फिर ये शुक्रिया का मैसेज किया कि जी बस जितना मैं कर सकता था अपने लिए मैंने कर दिया, और अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ, ना मुझे कोई इशू है। तो वो तकरीबन हमें वो 3 मंथ्स लगे उस सारे प्रोसीजर को कवर सही। करने में। और हमारे पास एक बुज़ुर्ग थे, उनके इसी आंतों के हवाले से, रेक्टम कैंसर के हवाले से, उनकी कोई तकरीबन 12 सर्जरीज हुई हुई थी कोयटा में। वो भी एक जनरल साहब थे, उन्होंने की हुई थी, और वो उनके उनके नाम भी आपस में इंटरचेंज हो रहे थे। सही। दोनों ही सैयद थे। और उन्होंने फिर वो मेरे पास आए, उन्होंने कहा जी इस तरह का इश्यूज़ है, कोई यहाँ पर से मवाद भी आता है, कुछ कुछ चीज़ें बाहर भी तरफ निकल रही हैं। तो हमने उनको ठीक। काफ़ी अरसे की लंबी हेक्टिक ट्रीटमेंट देने के बाद उनको हमने रिकवर भी किया, और वो बिल्कुल अपनी नॉर्मल पोजीशन से, उनकी एज भी 88+ थी। डॉक्टर साहब, कैसा लगता है कि बहुत से लोग आपके पास आते होंगे और वो बिल्कुल अपनी लाइफ के आखिरी दिनों में या आखिरी स्टेजेस पर होंगे और अल्लाह पाक उनको ज़िंदगी देता है आपके थ्रू, तो वो जब ठीक होते हैं तो उनको देखकर कैसा महसूस होता है? जी देखें, जब जैसे पेशेंट रिकवर होता है बड़ी खुशी होती है कि जी अल्लाह ने इनको बचा लिया। बेसिकली जो पेशेंट कोई भी हमारे पास आता है, क्लिनिक में आता है, तो वो ये लेकर आता है कि जी आप हमें बचा लेंगे। देखें बेसिकली मेडिसिन हमने देनी होती है, बचाना तो अल्लाह नहीं होता, शफा अल्लाह ने देनी होती है। मगर ये है बिल्कुल। कि हमारे पास जो मेडिसिन है वो श्योरली कैंसर को ठीक कर देती हैं। ऐसा नहीं होता जिस तरह अगर हम जिस तरह हमारी मेड्स के हवाले से मेडिसिन है, हम उसको देते हैं तो आगे स्टेज एडवांस हो जाती है, ऐसा नहीं होता। पर ये होता है कि जो पेशेंट थोड़ा सा वो हमारे से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रहा होता। कॉम्प्रोमाइज़िंग इस हवाले से नहीं है कि वो अपनी मेडिसिन पे कॉम्प्रोमाइज़ कर जाता है। वो वो अगर टाइमली नहीं ले रहा होता टाइमली मेडिसिन। नहीं ले रहा होता, जैसे आप उसको, हमने अगर मेडिसिन दे दी है 1 मंथ की, सही। तो वो तकरीबन 3 मंथ के बाद हमारे पास आ जाएगा, जी हमारे पास मेडिसिन अभी पड़ी भी है, तो वो मेडिसिन प्रॉपर्ली फॉलो नहीं कर रहा होता। फिर बहुत से ऐसे पेशेंट्स हैं फिर जो उनके रेफरेंसेस होते हैं, जो उनको लेकर आए होते हैं, फिर उनसे बात ये थी यार आप क्यों नहीं इनको फॉलो कर रहे हो। उन्होंने कहा जी कि आप चार्जेस कम कर दें, आप मेडिसिन जो है ना वो हमें ज़्यादा दे दिया करें, पैसे एंड पे ले लें। तो इस तरह के कुछ ऐसे सोर्स होते हैं जो पेशेंट को भी ख़राब कर देते हैं। डॉक्टर साहब, आपका क्लिनिक इस वक्त किधर मौजूद है? क्लिनिक हमारा जी रावलपिंडी में है, मेन पेशावर रोड के ऊपर है, लैन नंबर 6 हमारा जो है एड्रेस है। सही। तो डॉक्टर साहब, आपसे अगर रब्ता करना हो तो किस तरह किया जा सकता है? जी मोबाइल नंबर है, वेबसाइट है, वेब पेज है, आप यहाँ पर जाके इजीली आप बिल्कुल वहाँ से नंबर भी ले सकते हैं, वहाँ पर आप चैट भी कर सकते हैं। और सोशल मीडिया पे भी आप एक्टिव हैं? जी एग्जैक्टली मैं बिल्कुल एक्टिव हूँ। और अब इस तरह की अवेयरनेस हम लोगों को देते भी रहेंगे इंशाल्लाह। जी इंशाल्लाह इंशाल्लाह। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया और हम उम्मीद करते हैं कि आगे भी आप लोगों के लिए इसी तरह कैंसर पर और बाकी अमराज पर भी यूं ही अवेयरनेस फैलाते रहें। जी इंशाल्लाह इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया, मिलते हैं आपसे अगली एपिसोड में।